आतंकियों ने कायराना हरकत एक बार फिर से की है। सुरक्षा बलों के चोट से बौखलाए आतंकियों ने अनंतनाग में एक सरपंच की हत्या कर दी। पिछले कुछ सालों में ये पहला मौका है जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। सरपंच अजय पंडिता कांग्रेस के नेता थे। उनकी हत्या के बाद से ही सियासी गलियारों में हड़कंप है। अनंतनाग के लोक भवन पंचायत में मातम पसरा है। परिवार में मातम है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अजय पंडिता भारती का आखिर गुनाह क्या था। शाम के करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ के सरपंच किसी काम के लिए बाहर निकले थे। 4 कदम जाते ही आतंकियों ने निशाना बनाया और करीब से गोली मार दी। इनको बोलो यहाँ से जाओ, इनको बोलो यहाँ से जाओ। एक बात है, यहाँ पर हम एक ही घर थे, हमको यहाँ पर रहने नहीं दिया। तो कितने सालों से आप कश्मीर में रह रहे थे? फ्राम 96 तो 96 से आज ये पहली बार आप पे हमला हुआ है? पहली बार हुआ। अजय पंडिता जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी सांसें थम चुकी थी। खबर फैलते ही पूरी कश्मीर घाटी में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब घाटी में किसी कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अजय भारती जो हमारे एक सरपंच थे, एक होनहार लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ से सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, जीत भी गए थे। जबकि सारे पंडित यहाँ से भाग गए तो तब से यहाँ रहा, हमारे साथ रहता था, अपनी बरादरी के साथ विद फैमिली रहता था। तो इंतहाई अफसोसनाक है कि आज इसको बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। 40 साल के अजय पंडिता की मौत के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं हिंसा कभी जीत नहीं सकती। अजय पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी घाटी में नए लिबास में अपनी धमक दर्ज कराने की कोशिश कर रहे टीआरएफ यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी और हिंदी में बयान जारी किया है और धमकी दी है कि कश्मीर में भारत के हित की बात करने वाले नेता या किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अनंतनाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बलों ने दनादन 9 दहशतगर्दों को ढेर किया है। हमारे जवानों ने रविवार को 5 आतंकियों का खात्मा किया और सोमवार को आतंक के 4 सौदागरों का सफाया कर डाला। शायद यही वजह है कि आतंकवादियों की बौखलाहट बढ़ गई है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। सेना ने लगातार आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके उनकी कमर तोड़ी है, बौखलाहट के अंदर आकर कायराना हरकत की है पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने। लेकिन ये भी हकीकत है कि कश्मीरी पंडित की हत्या ने सियासी गलियारे में भी सनसनी फैला दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। मैं एक जमीन से जुड़े सियासी कार्यकर्ता पर आतंकी हमले की निंदा करता हूं। उमर के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी अजय पंडिता की हत्या पर चिंता जताई। कश्मीर में लगातार कम होते सियासी दायरे ने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा खतरे में डाल दिया है। वो सरकार के निशाने और आतंकियों के प्रतिशोध के बीच फंस गए हैं। बहरहाल अजय पंडिता के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कवायद शुरू कर दी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग से इश्तियाक सोफी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, एक बात तो साफ है, यहाँ पर आतंकी छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, वो एक साफ संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं अपनी मौजूदगी का, और यही वजह है कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है।
बिल्कुल नेहा, दरअसल आपने सही कहा कि काफ़ी सालों के बाद इस तरह की वारदात कश्मीर में हुई है जहां पर माइनॉरिटी यानी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। यहां तक कि जो संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है उन्होंने इसे धर्म से अलग रखने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ इक्के दुक्के कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे थे और अपने बलबूते पर रह रहे थे दूर दराज इलाकों में, उनमें इस हत्या के बाद काफ़ी खौफ है। आप खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जो अजय पंडिता है उनका जो अंतिम संस्कार है वो जम्मू में होगा। कल बताया जा रहा था कि कश्मीर में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इतना खौफ पूरे परिवार में है कि उन्होंने ये तय किया कि वो कश्मीर के बजाय जम्मू जाके अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अजय पंडिता का अंतिम संस्कार करेंगे। दरअसल नेहा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, पहले यूपीए सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, उनका एजेंडा रहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाएंगे, हर तरह के प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार ने तो सबसे बड़ा इसको प्राथमिकता का पॉइंट बनाया और कहीं ना कहीं जो देश में चुनाव हुए उनमें ये चुनावी मुद्दा था। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया थी, अभी तो इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें कश्मीरी पंडित जो कि विस्थापित हैं देश के अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग जगहों में, उनको कश्मीर वापसी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। जाहिर है कि इससे कहीं ना कहीं जो है अब सरकार के उन प्रयासों पर भी चोट लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से संक्रमण के इस काल में एलजी और केजरीवाल में एक तरह से जंग छिड़ चुकी है। जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, सियासी पारा भी चढ़ गया है। दिल्ली किसकी है? दिल्ली के अस्पताल में किसका इलाज होगा? ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी और मुख्यमंत्री अब आमने सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का फरमान जारी किया, तो वहीं 24 घंटे के अंदर उपराज्यपाल ने इस आदेश को पलट दिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं, आज उनका कोरोना टेस्ट होना है। यही वजह है कि इस अहम बैठक में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसमें कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा की जानी है। कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली के मुखिया के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज वाले आदेश को अभी 24 घंटे ही हुए थे कि राजधानी के सुपर बॉस ने फरमान पलट दिया। एलजी अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के आदेश पर रोक लगा दी। उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से सीएम के फैसले पर वीटो लगाया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा, यानी बाहर से आने वाले भी जगह खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इधर उपराज्यपाल ने फैसला बदला, उधर दिल्ली सरकार खफा हो गई। केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बताया। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के डिप्टी ने सीधे सियासी गेंद फेंका और बीजेपी की तरफ तोप का मुंह घुमा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। आम आदमी पार्टी के इस गुस्से को
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने और भड़का दिया है। गंभीर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, दिल्ली सरकार के दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए एलजी का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली में सियासत की भट्ठी तो उसी दिन चढ़ गई थी जब सीएम केजरीवाल ने बाहरी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। साफ कह दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में नए बने बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार किया। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाने के पीछे केजरीवाल सरकार की दलील थी कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% लोग दिल्ली के बाहर के थे। ऐसे में बाहरी लोगों को अगर इलाज कराने की जरूरत दी गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? लेकिन उपराज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। आज उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल की मीटिंग तय थी, लेकिन दिल्ली के सीएम की तबीयत खराब होने की वजह से अब मनीष सिसोदिया दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि सिसोदिया इस मीटिंग में उपराज्यपाल के फैसले का मुद्दा उछाल दें। पंकज जैन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एलजी और केजरीवाल के बीच ये वैचारिक मतभेद हैं, सियासी मतभेद हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके के इल्जाम केंद्र सरकार पर लगाए गए, एलजी पर लगाए गए कि वो इस पूरे संक्रमण के दौरान असहयोग कर रहे हैं दिल्ली सरकार के साथ, ठीक तरीके से मदद नहीं दे रहे हैं। देखिए नेहा, इसको दो तरीकों से समझा जाना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, दिल्ली के लोग परेशान हैं और उनके बहुत सारे लोग, इस बीच में हमने देखा कि लोग अस्पतालों से वापस जा रहे हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है, वहां बेड नहीं मिल रहा है। इस बीच में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली सरकार सही तरीके से कोरोना संक्रमण को रोक नहीं पा रही है और इसमें वो नाकाम रही है। इस वजह से वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही यहाँ पर ये कह रही है कि उसको इलाज कराया जाए और यहाँ के अस्पतालों में दिल्ली वालों को भर्ती कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से एलजी ने दोनों फैसले अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से लिए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही होगा, यहाँ पर कोरोना संक्रमण के जो संक्रमित लोग आएंगे उन्हीं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही दूसरा फैसला यह था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को यहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा। उन दोनों फैसलों को पलटते हुए एलजी ने यह साफ कर दिया है कि अब यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग भी आ सकते हैं अपना इलाज कराने के लिए। साथ ही अगर सिम्टम उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो 5 से 10 दिनों के अंदर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। साफ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, यहाँ पर चुनौती ज्यादा है, समस्या पैदा कर दिया है एलजी की तरफ से, ये केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, अचानक कभी 1000 मामले आ जाते हैं, कभी 1500 मामले आ जाते हैं, ऐसे में उसको रोकने में नाकामयाब रही है। तो इस तरीके से कदम उठाने में फेल रही है दिल्ली सरकार। ऐसे में एलजी का जो फैसला है वो सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है दिल्ली सरकार के बीच और एलजी के बीच। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि कहीं से भी कोई आके आ सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश में
कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी, वो सभी आदेश, चाहे वो दिल्ली के बाहर रहने वालों का इलाज करने से दिल्ली सरकार ने मना किया हो, या फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस के कोरोना के उनके टेस्ट कराने से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मना किया हो, ये दोनों के दोनों आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बार को अगर हम राजनीति को दरकिनार भी कर दें और केजरीवाल के फैसले पर ही अगर टिके रहे, उनका ये कहना था कि सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बेड्स पर्याप्त हैं? सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही अगर इलाज यहां पर किया जाता है तब भी? देखिए, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि वर्मा कमेटी ने ये कहा है कि इसमें दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए, और उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 10,000 बेड जो हैं वो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जो अस्पताल हैं उनके पास हैं, साथ ही केंद्र सरकार से जुड़े हुए अस्पताल जो हैं वो 10,000 बेड हैं। तो इनके पास इस वक्त 10,000 बेड हैं, और जिस तरीके से आंकड़ा यह है कि जून तक अगर इसी तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता रहा तो इनको 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर बाहर के लोगों को लिया जाएगा तो ये तर्क दिया गया कि 3 दिनों के अंदर ही पूरे बेड भर जाएंगे दिल्ली में, और उससे फिर दिल्ली वालों के लिए समस्या हो जाएगी। तो दिल्ली सरकार का तर्क अपना था, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आकर के इलाज करते हैं, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए या फिर अलग अलग राज्यों के, उनके पास वहां अस्पतालों की दिक्कत होती है। ऐसे में ये लोग आकर के यहाँ पर इलाज कराते हैं, जिससे कि उनको सही इलाज मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से लगातार अब सियासी घमासान छिड़ गया है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच। बहरहाल दिल्ली में सियासत गर्म है, कोरोना के मामले में लगातार इजाफा है। 2 दिन बाद फिर से कोरोना दिल्ली में जान लेने लगा है। अब तो कुल मामले भी 30,000 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली भी मुंबई की राह पर चल पड़ी है। देश के 2 सबसे बड़े शहरों में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है। अब तो दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रेस शुरू हो गई है। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा है। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में 2 गुने यानी 56,000 से ज्यादा केस होंगे। अब तो खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। आज इसी को लेकर दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बड़ी बैठक है, जिसमें एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे, जो बीमार केजरीवाल की जगह लेंगे। मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी एसडीएमए की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर एसडीएमए में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी, उस पर चर्चा होगी। मुंबई में भी कोरोना की तेजी बनी हुई है। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 50,000 के पार हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1700 से ज्यादा हो गया। 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मामले आ गए। 64 लोगों की मौत भी हो गई। देश खुलता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई भी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की चाल बिगड़ती जा रही है। ये तेजी से फैल भी रहा है और पैर भी पसार रहा है। मुंबई से विद्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, कल हमने देखा था किस तरीके से जब ढील दी गई, छूट दी गई तो बेस्ट बसें हो या फिर जो जगह जहां पर भीड़ भाड़ की आशंका रहती है वहां पर स्थिति अनियंत्रित दिखाई दी। आज क्या चीजें काबू में हैं, बेहतर हैं कल से? नेहा, ऐसी फिलहाल तो जहां पर भी भीड़ होगी वहां पर लोग जिस तरह से हमने देखा ट्रेनों में जैसे चढ़ते हैं वैसे ही कल बसों में चढ़ रहे थे और हालात अभी भी कुछ वैसे ही हैं क्योंकि लोगों को दफ्तरों तक तो पहुंचना ही है। अगर हम मुंबई के आंकड़े की बात करें तो 50,000 से ज्यादा यहां लोग बीमार हैं, लेकिन इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 26,000 के आसपास हैं। नेहा, अगर मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लॉकडाउन 5 तारीख से यहाँ पे खुला था, उसके पहले का अगर हम आंकड़ा देखें मुंबई का तो मुंबई में 4 जून को 48 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जिस तरह से दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ भी और स्थिति भयावह ही होगी, क्योंकि कल का जो आंकड़ा है उसमें कहा गया है कि सिर्फ अकेले मुंबई में 64 लोगों की मौत हुई है। अब ये जब शहर पूरा खुल रहा है, लोग इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हुए जब बसों में चढ़ रहे हैं और अगर और भी जगहों पे अगर उन्हें जाना है, मार्केट्स खुल रहे हैं, वहां पहुंचना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम जगहों पे मेंटेन हो पाती है। हालांकि लोग कहते हैं कि हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने देखा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स तकरीबन 2.5 महीने बाद जब घरों से निकल के जब काम पर आए तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास हाथ साफ करने के लिए कुछ नहीं है, सैनिटाइजर्स कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त जगह चीजें भी नहीं है जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मजदूरों की मदद को लेकर सियासी फायरिंग की रेंज में आए अभिनेता सोनू सूद पहली बार खुलकर बोले। आज तक से बातचीत में सोनू ने कहा कि वो किसी हाल में राजनीति में नहीं जाएंगे। उद्धव से मिलने और सामना में हमले पर भी उन्होंने तस्वीर साफ की अपने इस खास इंटरव्यू में। शिवसेना, सामना और सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं। इस वक्त सोनू सूद हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे 180 लोगों को एरोप्लेन से सिलचर भेज रहे हैं। इस वक्त वो खुद इस डिपार्चर को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सोनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है आपके इस काम को लेकर। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको कह रही हैं कि आप एक पार्टी के कहने पर ये कर रहे हैं, कितना सच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लोग जो हैं घर जा रहे हैं, सब लोग कोई लोगों को बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एज लॉन्ग एज सब लोग अपने घर में जाके अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं और नीति हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले घर भेजो का जो पूरा सिस्टम। हमें मालूम है कि आज एज वी आर टॉकिंग, आज जम्मू से लोग रांची जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं सब लोग। तो इट डजंट रियली मैटर कहाँ से भी जा रहे हैं। एंड यू नो, आई एक्चुअली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हेड वी बोथ ऑफ अस वांट टू थैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अस। अगर उनके वो नहीं करते तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो लेकिन संजय राउत का आरोप था कि आप महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। नो, आई ऑलवेज सेड दैट, यू नो, आई थिंक एक उनका ओपिनियन है, बट यू नो बड़े बंदे हैं संजय सर, एंड आई एम श्योर यू नो टाइम विल टेल द ट्रूथ की और रियलाइज करेंगे। बट आई बिलीव दैट यू नो वॉट एवर इज हैपनिंग, ऑल थैंक्स टू उद्धव जी एंड आदित्य फॉर हेल्पिंग अस। यू नो मेरे दोस्त हैं असलम शेख, यू नो ही इज़ बिन ग्रेट हेल्प, यू नो सब टू ऑल पुट थिंग्स टुगेदर। उनके बिना नहीं पॉसिबल था। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये लोग अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं, दैट इज़ द इंटेंशन। आप मिलने भी गए थे ठाकरे से, क्या बात हुई वहाँ पर? क्या उन्होंने वो संतुष्ट हुए आपने जब बात किया? दे वेरी नाइस, आई नो देम, पहले से मैं जानता हूँ। और इट वाज जस्ट वार्म, I would say a meeting. We had a cup of coffee and all, and thank you so much for all the warmth he has always been showering on us. बस आखिरी सवाल, बार-बार लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति में उतरने वाले हैं, राजनीतिक वजहों से ये कर रहे हैं, क्या ये सच में कोई सच्चाई है? देखिए, मैं एज एन एक्टर बहुत बिजी हूँ, बड़ी फिल्म्स हैं और बहुत सारी करनी है एज एन एक्टर, एंड आई लव द स्पेस ऑफ एन एक्टर। बट बोलते हैं कि जब लोगों को एक जने का कहना है वो सच्चाई नहीं होता। बट इट्स ओके, यू कांट स्टॉप एनीवन, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, सब लोग कुछ कह सकते हैं। बट आई एंजॉय माय स्पेस एंड एज एन एक्टर। एंड राजनीति में तो नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट एट ऑल। और बात अब सियासी मुशायरे की करेंगे, जहां चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह आमने सामने आ गए। सवाल और जवाब का दौर अब भी जारी है, लेकिन अंदाज पूरी तरीके से शायराना हो चुका है। भारत और चीन के बीच सीमा की टेंशन ने देश के अंदर सियासी मुशायरा छेड़ दिया है। ट्विटर अब जंग के मैदान पर आ चुका है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ
और राहुल गांधी शेरो शायरी में सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी के शायराना सवालों का जवाब रक्षा मंत्री ने गालिब के शेर के साथ दिया है। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इतना ही नहीं, राजनाथ ने वर्चुअल रैली के दौरान भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। वहीं चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। दरअसल राहुल गांधी ने अमित शाह के अमेरिका और इजराइल के बाद भारत के सबसे सुरक्षित सीमा होने का दम भरने पर शायराना अंदाज में तंज किया था। राहुल ने अपनी ट्विटर हैंडल में लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इस ट्विटर युद्ध के बीच पार्टी नेता भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर आए। विपक्ष जहां राहुल गांधी के साथ नजर आया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। Psychological warfare. You know, the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country. इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो कटाक्ष करे तो समझ में आता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। बहरहाल सियासी मुशायरे के बीच भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है, जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ किया है कि बातचीत से विवाद का हल निकलेगा। आनंद पटेल, पौलमी शाह, हिमांशु मिश्रा और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। बात होगी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की, जिस पर तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चीन से कूटनीतिक बातचीत चल रही है, इसके बावजूद लद्दाख में चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं और इन सबके बीच किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर का मुआयना करने लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह पहुंचे। उन्होंने सीमा पर बनी अग्रिम चौकियों का दौरा किया। क्या चीन फिर से चल रहा है कोई नई चाल? लद्दाख बॉर्डर पर देखे गए चीनी हेलीकॉप्टर, चीन की हर चालबाजी का भारत देगा जवाब। जी हां, लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर गश्त करते हुए देखे गए हैं। चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे साफ है कि वो मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के मूड में नहीं है। वैसे भी चीन का ये पुराना रवैया रहा है, वो पीठ पीछे ही वार करता है, लेकिन इस बार चीन की हर गलतफहमी को दूर करने के लिए भारत तैयार है। उधर लद्दाख में चीन अपनी साजिशें कर रहा है, तो इधर भारतीय सेना भी अपनी पूरी तैयारी करके मुस्तैद है। ये तस्वीरें पश्चिम सैन्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह की तस्वीर है। जनरल आरपी सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से लगी भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया। जनरल आरपी सिंह ने यहां मौजूद अग्रिम चौकियों पर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, जवानों से बात की। ऐसे वक्त में जब चीन के साथ भारत की तनातनी का दौर है, तो ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह का यह दौरा बहुत मायने रखता है। बता दें कि चीन के साथ हिमाचल की लगभग 228 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर सेना और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है। आज तक ब्यूरो।
बाबा विश्वनाथ के दर की बात करेंगे। करीब 2.5 महीने बाद काशी विश्वनाथ मंदिर खुल गए हैं। आज सुबह से ही दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। थर्मल चेकिंग के बाद ही मंदिर में जाने की इजाजत है। मंदिर में शिवलिंग तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। कल हालांकि देश भर के कई मंदिरों को खोल दिया गया था, लेकिन आज वाराणसी का ये प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर खोला गया है भक्तों के दर्शन के लिए। आरती और पूजा अर्चना तो पहले की तरह है, लेकिन भक्तों के लिए दर्शन का अंदाज बदल दिया गया। बाबा का दर्शन लॉकडाउन जिस दिन लगा था उस दिन जो है हम लोगों ने किया, उसके बाद से दर्शन बंद थी। आज बाबा ने याद किया, परमिशन मिली आज बाबा के दर्शन की, तो हम लोग आज आए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अति प्रसन्नता हो रही है। काफी महीनों बाद बाबा का दर्शन जो है हम लोग को मिलने जा रहा है। हम लोग अभी तक यहाँ पे प्रशासनिक सूचना नहीं आई थी कि मंदिर खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। अंततः यह हुआ कि अब मंदिर खुलने जा रहा है।